हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायकाचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है ये आपका हर एक एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। और आप में से ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप अपने नोट्स से एक वीडियो बनाइए और जिससे पता चले कि आपका नोट्स कैसा है। तो उसी के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। साथ ही साथ एक स्टूडेंट ने बोला था कि संस्था, समिति और समाज को थोड़ा डिफाइन करके बता दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने नोट से ही देखते हैं कि कैसे इससे एक संदर्भ में कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसेस दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्था यानी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो संस्था वह अंग है, अंग मतलब ऑर्गन। ठीक है, संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। अर्थात क्या हो गया कि समाज के अंतर्गत तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को सही प्रकार से कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है, तो संस्था के माध्यम से किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इसका। तो संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और उन्होंने कहाँ किया था? तो उनकी जो पुस्तक थी फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बात की थी। परंतु अगर इसका विधिवत वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जाए तो कौन किए थे? विलियम ग्राहम समनर जी जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेस, इसकी रचना कब है? 1906 में इसके संदर्भ में बात की थी। फोकवेस यानी जन रीति और लोक रीति होता है इसके संदर्भ में। और साथ ही साथ बांस और बेकर ने सोशल इंस्टीट्यूशन नामक उनकी पुस्तक में इसके एक स्वरूप को भी प्रदान किया था। तो इस इतने से लाइन के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषाओं को। विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद हमें पता चलेगा आर्गबन तथा निम्कॉफ ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई गई जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसको क्या कहा है। हम लोग परिभाषा को समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है आर्गबन और निम्कॉफ जी के द्वारा? मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो कार्य प्रणाली बनाई गई है उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को संस्था कहा जाता है। ये आर्गबन तथा निम्कॉफ बताते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसमें व्यवस्थित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। चीज वही है, उसको उन्होंने अलग तरीके से बताया है कि सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी, उन्होंने क्या संस्था को क्या बोला है? सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है, ठीक है, जिसमें व्यवस्थित प्रणालियों के द्वारा, उसकी जो प्रणालियां हैं वो कैसी होंगी? तो व्यवस्थित होंगी। और वो क्या करेगा? तो वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये बात कौन बताते हैं? तो बोगार्ट्स महोदय बताते हैं। थर्ड है स्मेल्सर। ठीक है, स्मेल्सर ने संस्था को परिस्थिति एवं भूमिकाओं का पुंज माना है। क्या माना है? संस्था को वे परिस्थिति एवं भूमिकाओं का पुंज मानते हैं कि संस्था क्या है? परिस्थिति एवं भूमिकाओं का पुंज है। गिंसबर्ग महोदय संस्था को संस्कृति का हृदय मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संस्था को संस्कृति का हृदय किनके द्वारा माना गया है, तो वो हो जाएगा गिंसबर्ग महोदय। संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा किसने माना है? तो हैमिल्टन महोदय ने। संस्था समाज से, जो समाज है वो संस्थाओं से निर्मित होती है, ये बात किनके द्वारा तो बोली गई है? तो किंग कोलर जी के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट जो थिंकर है वे है मैकआइवर तथा पेज। इन्होंने समितियों के सदस्य होते हैं। क्या बोला है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये चीज़ की बात की है। अर्थात संस्था जो है वो नियम प्रणालियों का एक ढांचा है और व्यक्ति नियमों के सदस्य नहीं हो सकते। समूह कार्य की विशेषता बताने वाली जो कार्य प्रणाली है इसको स्थापित करने का जो व्यवस्था है उनको उन्होंने
मैकआइवर तथा पेज ने संस्था माना है। गिलिन एवं गिलिन ने सामाजिक संस्था क्या बताया है कि कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले क्या होते हैं, नियम होते हैं, जिनमें काफी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो ठीक है, ये सारी बातें बताई गई हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संस्था के उद्विकास का क्रम किसने बताया है, तो समनर महोदय ने बताया। किसने बताया है? समनर महोदय ने बताया है। क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला विचार, विचार यानी आदत, विचार का अनुसरण एवं पुनरावृत्ति, जनरीति, फोकवेज, ये शुड बिहेवियर होते हैं। ठीक है, जनरीतियाँ क्या होती हैं? ये हमारी शुड बिहेवियर की हमको ये चीज़ करना चाहिए। प्रथा, ठीक है, प्रथा क्या है? ये रूढ़ि या लोकाचार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पालन ना करने पर दंड मिलता है, क्योंकि इसमें सामूहिक स्वीकृति एवं समूह कल्याण की भावना होती है। हमारे जो प्रथा है अगर हम उसको पालन नहीं करेंगे तो हमको समाज दंड देगा। और तीसरा क्या है? संस्था, यह रूढ़ि या ढांचागत रूप होता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको संस्था बोला जाता है, यानी रूढ़ि या ढांचागत रूप होता है। इन्होंने संस्था ने क्या के उद्विकास का क्रम किसने बताया है? तो समनर महोदय। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आप जो जितना परिभाषा आप लोगों ने देखा उसके आधार पर अगर आपको बोला जाए कि आप संस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो क्या हो जाएगा कि संस्था जो है ये नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। संस्था जो है ये एक अमूर्त प्रकृति है। कैसी है? तो ये इसकी जो प्रकृति है अमूर्त है। इसमें स्थायित्व की भावना होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत नियम कानून के माध्यमों से ये चीज़ चलता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो इसका उद्देश्य भी हमें स्पष्ट है। हम देख सकते हैं कि किस उद्देश्य के कारण इसका गठन किया गया है। इसके अंतर्गत, संस्था के अंतर्गत आपके कुछ निश्चित नियमों का ढांचा होता है, उस नियम को फॉलो किया जाता है और इसको सामूहिक स्वीकृति प्रदान होती है, क्योंकि सभी इसको मानते हैं, सभी इसके अनुसार ही काम करते हैं और ये इसका अपना एक निश्चित प्रतीक भी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो संस्था है इसके किस प्रकार से प्रकार हैं। सारा ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एक एक करके देखिए। तो बोला जा रहा है कि मर्टर ने संस्था के 2 प्रकार बताए। क्या क्या है? प्रकट तथा अप्रकट। समनर ने भी 2 प्रकार बताए हैं, स्थापित एवं निर्मित। पार्सन्स महोदय ने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था माना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था किसने माना है, तो पार्सन महोदय। और इन्होंने बताया है कि ये प्राथमिक जो संस्था है उनके लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करती हैं। ठीक है, कौन? वेश्यावृत्ति जो है ये सेफ्टी वॉल्व का काम करती है, पार्सन्स महोदय बताते हैं। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था यानी टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि संपूर्ण संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है, तो गॉफमैन जी के द्वारा दी गई है। और इन्होंने पागल खाना, आश्रम तथा जेल को संपूर्ण संस्था माना है, क्योंकि इसका एक निश्चित प्रशासनिक ढांचा और मानक होते हैं। समनर संस्था को सुपर फोकवेज मानते। अगर क्वेश्चन पूछे कि संस्था को सुपर फोकवेज, समनर संस्था को क्या मानते हैं, तो समनर संस्था को सुपर फोकवेज मानते हैं। और अधिकांश संस्था जो है ये जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं, उसके पश्चात रूढ़ि में विकसित होकर ये परिपक्व संस्था बन जाती है। तो यहाँ तक था संस्था, और आई होप और मुझे ये पूरा विश्वास भी है कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरा ये एम रहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको आपको 10 पेज का नोट बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन वो खाली एक डिटेल्स हो जाएगा। तो आप तक ऐसे मटेरियल को प्रोवाइड किया जाए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे समिति, क्योंकि आज हम लोग 3 चीज़ों को कवर करेंगे। संस्था को हम लोगों ने कवर किया, हम लोग समिति को देखेंगे, उसके बाद हम लोग समुदाय देखेंगे, और समुदाय के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय, इन सभी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो अब आता है समिति। समिति अर्थात एसोसिएशन। समितियां जो है ये आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। क्या है? तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन? जो आपका समिति। नेक्स्ट जो है मैकआइवर एवं पेज जी के अनुसार,
मैकइवर एवं पेज क्या बताते हैं कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, तो मैकइवर और पेज ने अपनी जो ये परिभाषा दी है किसमें दी है, तो उनकी जो पुस्तक है सोसाइटी इसमें दी है। मॉर्गन महोदय क्या बोलते हैं, जो समिति है इसके अंतर्गत जंगली, बड़बड़ और सभ्य, इन सभी के बारे में भी वे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं आर्गबन एवं निमकॉफ, इनके अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि समिति क्या है, एक ऐसा संगठन है जो कि विशेष हमारे स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और आर्गबन तथा निमकॉफ ने अपनी ये बात किसमें की थी, तो उनकी जो पुस्तक थी ए नोटबुक ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें उन्होंने की थी। नेक्स्ट है बोगार्ट्स महोदय। बोगार्ट्स महोदय जी के अनुसार समिति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने वाला समूह होता है। ठीक है, समिति में क्या होगा, लोगों का समूह होगा और समिति का अपना कोई निर्दिष्ट कोई उद्देश्य होगा कि इस उद्देश्य के लिए इस समिति का गठन किया गया। आप लोग सुने होंगे ना, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, तो ये सब चीज़ों को क्यों किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति को किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का वो अध्ययन करेंगे, उसका गठन करेंगे। तो कोई ना कोई एक महलनोविस समिति, इस प्रकार से कोई ना कोई एक जो मुद्दा होता है, कोई एक समस्या रहती है, उसको सही प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति का गठन होता है। तो समिति तो मान लीजिए कोई एक आदमी तो होगा नहीं, ये जरूर होगा कि ये लोगों और व्यक्तियों का एक समूह होगा, इसका अपना निर्दिष्ट उद्देश्य होगा। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वह है फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड जी के अनुसार समिति ऐसा एक संगठनात्मक समूह, संगठनात्मक मतलब हो गया लोगों का संगठन है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान लीजिए जिस समिति का निर्माण किया जा रहा है उसका अपना एक उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया होगा, एवं जिसका अपना आत्मनिर्भर ढांचा एवं कार्यकर्ता इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है गिंग्सबर्ग जी के अनुसार, गिंग्सबर्ग क्या बताते हैं कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस तथ्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। ये कौन बात करते हैं, तो गिंग्सबर्ग महोदय बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वह है गिलिन एवं गिलिन। इन्होंने समिति बताया है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है और कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृति कार्य प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहारों को करता है। ये बात कौन बताते हैं, तो गिलिन एवं गिलिन महोदय बताते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर है, सबकी परिभाषाओं का जो परिभाषा के अंतर्गत जो वर्ड है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, तब वर्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आपको परिभाषा याद हो जाएगी। वीरस्टेड महोदय ने समिति के 7 विशेषताएं बताई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वीरस्टेड महोदय ने समिति की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो वे 7 विशेषताएं बताते हैं समिति की। क्या क्या है, विशिष्ट कार्य, उसके बाद समिति के अपने आदर्श एवं नियम, परिस्थिति, अधिकार, सदस्यता, संपत्ति और अपना एक विशिष्ट नाम होगा। ये बात कौन बताते हैं, तो वीरस्टेड महोदय बताते हैं। नेक्स्ट है समिति की विशेषताएं। अब हम लोग मान लीजिए इतना सारा जो परिभाषा देखें, तो परिभाषा देखने के बाद हम लोग को क्या पता चल रहा है कि समिति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो समिति जो है ये मनुष्यों का समूह है, लोगों का समूह तो होगा ही, साथ ही साथ इसके जो सदस्य होंगे वो ऐच्छिक होगा, हम अपने इच्छा से हम उस समिति के सदस्य बनते हैं। उस समिति का अपना कोई निश्चित उद्देश्य होगा और समिति क्या ना अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। कोई जो समस्या के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है, अगर वो समस्या कंप्लीट हो जाती है, सॉल्व हो जाता है, फिर समिति का भंग भी किया जाता है। ठीक है, मूर्तता इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, इसमें चेंजेबल होता है, इसका अपना निश्चित नियम होता है, इसके अंतर्गत हम की भावना पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसके समूह क्या बनते हैं, हम अपने मन से बनते हैं। अर्थात क्या हो गया कि ये एक अर्जित परिस्थिति है, यानी अर्जित सदस्यता, हम अपने इसको अर्जित करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी समितियों की विशेषताओं की। अब हम लोग देख लेते हैं कि समिति के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन इसके बारे में बात करते हैं। तो मैक्स वेबर जी ने समिति को आपको 2 प्रकारों में बांटा है। कितने प्रकारों में, 2 प्रकारों में। वे क्या है, समुदाय मूलक
और संघमूलक, ये दो भागों में मैक्स वेबर जी बांटते हैं। मैकइवर और पेज समिति को दो रूप में बांटते हैं, अविशेषीकृत और विशेषीकृत। बैंक, निगम, अधिकारी तंत्र, राजनीतिक दल को मैक्स वेबर ने समिति ही माना है। ठीक है, कि ये सब चीज क्या है, एक समिति है। क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक क्या है, कोई निगम क्या है, कोई अधिकारी तंत्र क्या है, कोई राजनीतिक दल क्या है, तो ये सभी क्या है, ये समिति के अंतर्गत ही आएगा। ये बात कौन करते हैं, तो वेबर महोदय करते हैं। आर्गबन तथा निमकॉफ ने प्रार्थना, यानी जो चर्च हो गया, जिम हो गया, शिक्षक समूह हो गया, इन सभी को क्या माना है, समिति माना है। ठीक है, कि कोई निश्चित उद्देश्य के लिए ये सब चीज़ों का गठन किया जाता है। गिंग्सबॉर्ग महोदय ने व्यापार संघ, राजनीतिक दल, विद्वान समूह, इन सभी को समिति माना है। फिर नेक्स्ट है कि मैकइवर तथा पेज बोलते हैं कि समिति सदस्यता इंगित करती है। ठीक है, समिति सदस्यता को इंगित करती है, हम उस समिति के सदस्य, ये चीज बात करता है। लेकिन संस्था क्या करता है, ये सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है कि संस्था क्या कर रहा है, उसको सेवा प्रदान कर रहा है, उसके अंतर्गत साधन मौजूद है। ये सब चीज बातें कौन करते हैं, मैकइवर तथा पेज जी करते हैं। तो इतना दूर तक था आपका समिति से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है समुदाय। समुदाय अर्थात आपका कम्युनिटी हो गया। ठीक है, समुदाय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो कम्युनिटी बोला जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये दो शब्दों के मेल से बना है। क्या दो शब्द है, कम तथा म्यूनिक। ठीक है, से बना है। कम मतलब टुगेदर, साथ साथ, और म्यूनिक का अर्थ है सर्विंग करना, मतलब साथ साथ जो सेवा प्रदान किया करता है वो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा मैकइवर तथा पेज। इनके अनुसार समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है जहां कहीं छोटे और बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि समुदाय जो है एक सामान्य जीवन का क्षेत्र है। जो समुदाय हम लोग देखते हैं ना अपने समाज में, सामान्य जीवन है और उसमें हम लोग भाग नहीं ले रहे, बल्कि हमारा जो बेसिक नीड है, हमारा जो बेसिक जीवन है उसको हम पालन कर रहे हैं। और इसी आधार पर जो उन्होंने इसके दो भाग बताए हैं वे कौन कौन सा है, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है बोगार्ट्स महोदय, इनके अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय में क्या होता है, हम की भावना पाई जाती है एवं इसका जो क्षेत्र होता है वो निश्चित क्षेत्र होता है। ये कौन बात कर रहे हैं, बोगार्ट्स महोदय। मेंजर महोदय ये क्या बोलते हैं कि कोई भी समूह जो निश्चित भूभाग में रहता है वो क्या होता है, वो समुदाय कहलाता है। ये बात कौन कर रहे हैं, मेंजर महोदय। आर्गवन तथा निमकॉफ बोलते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या बोला जाता है, तो समुदाय बोला जाता है। नेक्स्ट जो है डेविस, इनके अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। हमारा जो सामाजिक जीवन है इसके अंदर जितने भी पहलू है वो किस में आ जाएंगे, तो आपका समुदाय में आ जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग कहा है। ये कथन किसका है, अरस्तु का। अरस्तु ने इसके बारे में कहा है कि समुदाय क्या है, तो ये परिवारों का योग है। बोगार्ट्स महोदय का मानना है कि समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है। ठीक है, हम लोग पड़ोस से हम लोग गिनते हैं कि हाँ हम लोग ये समुदाय के अंतर्गत आएंगे, फिर पूरे संसार तक ये चीज जो है जो फैलता है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो समुदाय के अंतर्गत। अब आपको बोला जाए कि ये समुदाय क्या विशेषता लिखिए, तो आप जो परिभाषा इतना देखें तो उसके आधार पर क्या बोलिएगा कि समुदाय जो है ये व्यक्तियों का समूह है, ये एक निश्चित भूभाग में होता है, इसके अंतर्गत जो लोगों का समूह है उसमें हम की भावना पाई जाती हैं। एक समुदाय के जो लोग हैं वो सामान्य जीवन शैली को अपनाते हैं। हर एक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। इसकी जो प्रकृति होती है स्थायी होती है, ऐसा नहीं है कि आज है तो फिर कल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और समुदाय जो अपने आप उत्पत्ति हो, स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। ये अनिवार्य सदस्यता इसके अंतर्गत होती है, सांस्कृतिक विरासत प्राप्त होती है, इसके अपने नियम होते हैं और आत्मनिर्भरता की प्रकृति भी हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है,
तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि मैकइवर एवं पेज ने स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना के आधार पर समुदाय को बताया है। अब हम लोग प्रकारों को देख लेते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय के कौन कौन से प्रकार बताए। तो रेडफील्ड जी के अनुसार वे 2 प्रकार के समुदाय की बात करते हैं। क्या है? लघु समुदाय एवं बृहद समुदाय। मैकइवर तथा पेज जो है वो 3 प्रकार के समूह के बारे में बात करते हैं। वे कौन कौन सा है? ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय। साथ ही साथ वो बंदी गृह जो जेल है उसको भी समुदाय मानते। कौन मानते हैं? तो मैकइवर एवं पेज। हेगर्ट जी के अनुसार गांव, नगर, कस्बा, क्षेत्र ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो समुदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। किंग्सले डेविस जी के अनुसार आदिम, सभ्य, ग्रामीण और नगरीय ये सभी किस में आ जाएंगे? तो आपका समुदाय के अंतर्गत आ जाएगा। बोगार्ट्स महोदय जी के अनुसार ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ये सभी किस में आ जाएंगे? तो समुदाय में आ जाएगा। कोलिन और क्लार्क जी के अनुसार प्राथमिक के अंतर्गत आपका जनजातीय समुदाय आ जाएगा, द्वितीय के अंतर्गत आपका ग्रामीण समुदाय आ जाएगा और तृतीय के अंतर्गत आपका नगरीय समुदाय आ जाएगा। उसके बाद कर्टिस एवं कोलमैन ने आदिम, पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक महानगरी ये सभी बात की है समुदाय के बारे में। रेडफील्ड जी ने लघु समुदाय के बारे में बात की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लघु समुदाय की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है। कहाँ पे दिया है? तो उनकी जो पुस्तक थी द लिटिल कम्युनिटी में मैक्सिको का गांव का जब वो अध्ययन करते हैं और वहाँ पे ग्रामीण समुदाय को वो एक लघु समुदाय मानते हैं। उन्होंने नगर को बृहद समुदाय माना है और ग्रामीण क्षेत्र को लघु समुदाय माना है और इसके आधार पर इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई हैं। वे 4 विशेषताएं कौन कौन ही हैं? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और विस्तृतता की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सीमावर्ती समुदाय। तो सीमावर्ती समुदाय इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो मैकइवर ने जेल को क्या माना है? समुदाय माना है। विलियम जी गुडे ने पड़ोस को समुदाय माना है और घुरिये जी ने जाति को क्या माना है? समुदाय माना है। ये सब चीज भी ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य है कि इन सभी का जो पूर्ण रूप से समुदाय हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सभी क्या है? समुदाय की कुछ ना कुछ स्पेशल जो विशेषताएं हैं उसको ग्रहण करते हुए चलती हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो समुदाय है इसको फिर 2 भागों में बांटा जाता है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। तो पहले हम लोग ग्रामीण समुदाय को देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से थिंकर इंपॉर्टेंट है, फिर नगरीय समुदाय को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात आता है वो है DN मजुमदार जी का। इन्होंने गांव को एक जीवन विधि और अवधारणा माना है। किसमें माना है? तो कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज में इसके बारे में बात करते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ ने ग्रामीण समुदाय को छोटा गणराज्य माना है क्योंकि ये पूर्णतः आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन MN श्रीनिवास और SC दुबे ने अपने अध्ययनों में इसको सही नहीं माना है। ठीक है। AR देसाई ने भारतीय गांवों को प्रयोगशाला कहा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय गांव को प्रयोगशाला किसने कहा है? AR देसाई ने कहा है। बोगार्ट्स महोदय ने ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप माना है जहां समूह का पालन पोषण होता है। रॉस महोदय ने ग्रामीण समुदाय को राष्ट्रवादी एवं देशभक्त माना है। सारा ही आपको इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। MN श्रीनिवास जी ने कहा है कि अब गांव में आत्मनिर्भरता एवं दिखावा भी हमें देखने को मिलता है। PH लैंडिस महोदय ने ग्रामीण क्या बताया कि ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके जो निवासी है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते। जानते हैं, स्वाभाविक आप लोग भी जानते होंगे, जिसका आकार सीमित होता है। इसमें घनिष्ठ एवं जो प्राथमिक संबंध है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? तो ग्रामीण समुदाय में। अब मान लीजिए इतना सारा जो आप लोग परिभाषा देखें तो उसके आधार पर आप इसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जैसे CDPO के एग्जाम में आपको लिखने को रहेगा तो आप तो विशेषताओं लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखिएगा कि जो ग्रामीण समुदाय है वहाँ पे सरल एवं सादा जीवन होता है। इसका जो जीवन यापन है ये कृषि पर निर्भर रहता है। ये इसके अंतर्गत संयुक्त परिवार, जजमानी प्रथा ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, प्राथमिक एवं घनिष्ठ संबंध होता है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, धर्म एवं प्रथाओं की बहुलता होती है, अशिक्षा तथा स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो निम्न हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ग्रामीण समुदाय में। वांटेड
महोदय ने कृषि द्वारा जीवन यापन, कम आय तथा कम जनसंख्या घनत्व को क्या माना है? ग्रामीण समुदाय माना है। ये समाज की विशेषताएं बताती हैं। बताए हैं कौन? तो बर्टन महोदय। साथ ही साथ गांव के अगर प्रकारों की बात की जाए तो एससी दुबे ने 6 प्रकार बताए। वे 6 प्रकार कौन से हैं? अगर प्रकार जो है उसके बारे में, तो इसका जो आकार है जनसंख्या एवं भूक्षेत्र के आधार पर है, भूस्वामित्व के आधार पर, प्रजातीय तत्व एवं जातियों के आधार पर, अधिकार एवं सत्ता के आधार पर, दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर और स्थानीय परंपरा के आधार पर उन्होंने इसके 6 प्रकार बताए हैं। सोरोकिन एवं जिमरमैन एवं गाल्पिन ने 2 प्रकार बताए हैं ग्रामीण समुदाय के। वे 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? केंद्रित एवं विकेंद्रित। ये बात करते हैं कौन? सोरोकिन, जिमरमैन एवं गाल्पिन महोदय। और इरावती कर्वे जो है ये 3 प्रकार के ग्रामीण समुदाय की ये बात करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएगा? समूह या व्यक्तिवादी गांव, पंक्ति नुमा गांव और हेमलेट यानी गुच्छेदार या खेड़ा गांव की बात कौन करती हैं? इरावती कर्वे जी। वी.आर. चौहान जी 4 प्रकार बताए हैं। वे 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? एक जाति एक गांव, अनेक जाति अनेक गांव, एक जाति अनेक गांव और अनेक जाति एक गांव की बात करते हैं वी.आर. चौहान जी। नेक्स्ट, भारतीय सरकार ने गांव की जनसंख्या क्या बताई है कि जो गांव की जनसंख्या होगी वो आपका 500 से 5,000 तक का जो जनसंख्या होगा उसको गांव की जनसंख्या के अंतर्गत हम रखेंगे। और यूपी में सर्वाधिक गांव पाए जाते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इतना तक था आपका ग्रामीण समुदाय। अब हम लोग देखते हैं नगरीय समुदाय। तो नगरीय समुदाय यानी सबसे पहले कौन बात करें? लुईस वर्थ। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्बन मोड ऑफ लाइफ में सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों का बृहत बसे हुए स्थायी निवास को क्या माना है? तो नगरीय समुदाय माना है। टॉनिस तथा सीमेल ने सामुदायिक भावना के अभाव को नगरीय समुदाय की विशेषता माना है। चार्ल्स और बर्गेस ने बताया है कि जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नगरीय समुदाय कहा जाता है। कौन बताते हैं? चार्ल्स और वेकर जी। विलकॉक्स जी बताते हैं जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित होते हैं। कृषि के अतिरिक्त, कृषि अगर व्यवसाय प्रचलित है तो वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो वो किसमें हो जाएगा? नगरीय समुदाय में। रॉस महोदय ने ग्रामीण जीवन का सुझाव देते हुए बताया है कि बचाव और नगरीय जो जीवन है जो उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ सोरोकिन, जिमरमैन, गाल्पिन ने ग्रामीण समुदाय को शांत तालाब का जल एवं नगरीय समुदाय को, ग्रामीण समुदाय को शांत तालाब का जल और नगरीय समुदाय को उबलते केतली का पानी के समान माना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए इतने सारी परिभाषा आप लोगों को देखे तो इसके आधार पर आप इसकी विशेषताओं को लिख सकिएगा कि जो नगरीय जीवन है इसमें विविधता एवं विषमता पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व होता है, शिक्षक एवं संस्कृति का केंद्र होता है, मानव सभ्यता का पोषक, व्यवसायिक विविधता, द्वितीयक संबंधों की बहुलता और धर्म का कम महत्व रहता है, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहता है। ये सब आपका नगरीय समुदाय की विशेषता होगी। ए.आर. देसाई ने मलिन बस्तियों को आंतरिक ग्राम कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंतरिक ग्राम की अवधारणा किसने दी है? तो ए.आर. देसाई ने दी है। फिर आपका जेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की अवधारणा जो है ये आपका टॉनिज महोदय देते हैं। इन्होंने समुदाय को गांव यानी जेमिन सॉफ्ट और समिति को जेसल सॉफ्ट कहा है। ठीक है, जेमिन सॉफ्ट में प्राथमिक संबंध तथा हम की भावना पाई जाती है, जबकि जो जेसल सॉफ्ट है इसमें समिति की तरह संविदात्मक, द्वितीयक संबंध ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर इसके अंतर को देखें तो अंतर के आधार पर हम देख सकते हैं, अंतर का जो आधार है समुदाय, समिति और संस्था, ये तीनों चीज़ हम लोगों ने देखा ना। तो हम लोग एक एक करके इसके अंतर को देख लेते हैं तो और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आता है व्यक्तियों का समूह। ठीक है, समुदाय में क्या होगा कि यह व्यक्तियों का समूह होता है, समिति भी व्यक्तियों का समूह होता है, संस्था हो गया नियम एवं कार्य प्रणालियों से बनती है। निश्चित भूभाग सेकंड जो इसका पॉइंट हो जाएगा, समुदाय में निश्चित भूभाग होता है, समिति में नहीं होता है, संस्था में भी नहीं होता है। थर्ड जो पॉइंट है स्वतः स्फुट मतलब स्वतः पैदा होता है।
तो समुदाय जो है, हम जिस समुदाय के सदस्य होंगे वो हमारा जन्म पर आधारित होगा। समिति का निर्माण किया जाता है और संस्था का भी निर्माण किया जाता है। फोर्थ जो पॉइंट है सदस्यता, तो समुदाय की जो सदस्यता है ये अनिवार्य होती है, क्योंकि हम तो जाति में जन्म लेते हैं, हम ऑलरेडी उस समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। समिति की जो सदस्य होती है वो ऐच्छिक होती है और संस्था में सदस्यता ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। फिफ्थ जो पॉइंट है मूर्त अमूर्त, तो समुदाय मूर्त होता है, समिति मूर्त होता है और संस्था जो है अमूर्त होता है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं आपका समुदाय, समिति और संस्था देख रहे हैं। ठीक है। हम की भावना, हाँ समुदाय में हम की भावना होती है और इन दोनों में हम की भावना नहीं होती है। उद्देश्य की बात करें तो एक सामान्य उद्देश्य होता है समुदाय में, संस्थि में जो समिति है उसमें विशिष्ट उद्देश्य होता है, संस्था में भी विशिष्ट उद्देश्य होता है। स्थायीपन, तो समुदाय में क्या होता है, जो हम लोग वहाँ के स्थायी संगठन के निवासी होते हैं, समिति अस्थायी होती है और संस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वयं साध्य, समुदाय में स्वयं साध्य, हाँ सही है, आवश्यकताओं और समिति जो है वे आवश्यकता पूर्ति का साधन होता है और संस्था क्या होता है, ये भी आवश्यकता पूर्ति का साधन होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे गांव, राष्ट्र, जनजातीय समुदाय, ये सब समुदाय के अंतर्गत आ गए। विद्यालय, परिवार, राजनीतिक दल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, ये सब आपका चर्च, बैंक, निगम, संघ, ये सब आपका समिति के अंतर्गत आ जाएगा। और संविधान, पूजा पद्धति, विवाह, इलाज के तरीके, कार्य प्रणाली, नियम, ये सब आपके संस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समुदाय, समिति और संस्था ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो ये नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है और जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको मैं PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।